हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर बायोलॉजी 12th क्लास का एक लेसन है, लेसन नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 है महत्वपूर्ण फलों के रोग। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा लेसन है। इसके अंदर हम जो है सबसे पहला जो रोग है नींबू का रोग है, सिट्रस कैंकर रोग या नींबू का कैंकर रोग जिसको कहते हैं, इसके बारे में। ओके, स्टार्ट करते हैं लेसन को। नींबू का कैंकर रोग। तो ये जो रोग है सिट्रस कैंकर रोग, ये नींबू वंश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है जो विश्व के लगभग सभी देशों के अंदर पाया जाता है। सभी वर्ल्ड के अंदर सभी जगह जो ये रोग पाया जाता है। अगर बात करें इसकी उत्पत्ति की, इसके ओरिजिन की, तो इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया या जावा को माना जाता है। ये रोग इंडिया के अंदर या जावा के अंदर उत्पन्न हुआ है और इंडिया के अंदर इस रोग को जो है नासूर के नाम से जाना जाता है। नासूर कहा जाता है इस रोग को। ठीक है, तो ये रोग जो है इंडिया के अंदर सबसे पहले फ्रॉसेट जो था, साइंटिस्ट है ये फ्रॉसेट, 1927 के अंदर इसने, और जेइटिस ये भी साइंटिस्ट है, 1931 के अंदर इसने, दोनों ने अलग अलग टाइम पर देखा। और सिट्रस मीडिया जो इसकी स्पीसीज है नींबू के पादप की, उसके अंदर इसको देखा था और देहरादून में इसको देखा था। सिट्रस मीडिया जो है उसके सैंपल थे, मतलब उसके प्लांट थे कुछ, और उसके प्लांट जो देहरादून के अंदर थे वहां पर इन्होंने इस रोग को सबसे पहले देखा। और इसी रोग को जावा के अंदर जो है 1842 से लेकर के 1844 के बीच का जो टाइम था, उस टाइम पर सिट्रस ऑरेंटिफोलिया जो है उसके जो सैंपल पादप थे उनके अंदर ये देखा गया था। ठीक है, तो ये इसके ओरिजिन की बात। उसके बाद बात करें कि ये रोग जो है इंडिया के लिए, चाइना के लिए बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है। बहुत ही ये जो है नुकसानदायक रोग है। इसका बहुत ज्यादा जो है नींबू की जो फसल है उसको नुकसान होता है। तो इस नुकसान को रोकने के लिए, यानी इस रोग को खत्म करने के लिए जो है यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के अंदर जो है 1914 से लेकर के 1931 तक जो है एक विशेष उन्मूलन जो है कार्यक्रम चलाया गया था कि इसको जड़ से खत्म किया जाए, इसका उन्मूलन किया जाए रोग का, तो उसके लिए विशेष कार्यक्रम चलाया गया। इसके अलावा जो है संगरोध जो नियम है उसको भी लागू किया गया था। कैलिफोर्निया के अंदर, यूएसए के अंदर संगरोध नियम को भी लागू किया गया था। संगरोध नियम क्या होता है? संगरोध नियम ये कहता है कि आप किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है पादपों को बिना अनुमति के नहीं ले जा सकते हैं। पादप या जंतु है, कुछ भी है, उसको बिना अनुमति के नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे एक देश से दूसरे देश के अंदर जो है कोई भी पादप जो है वो बिना अनुमति के नहीं ले जा सकते हैं। क्यों नहीं ले जा सकते हैं? क्योंकि उस पादप के साथ में कोई भी ऐसी खरपतवार हो सकती है या कोई रोग हो सकता है जो उस देश से दूसरे देश के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा और वहां जाके बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। जैसे हम देखें कि जो जलकुंभी है, जलकुंभी है, इसको जो है बंगाल का शो कहा जाता है। तो ये जलकुंभी इंडिया के अंदर नहीं थी, ये बंगाल के अंदर थी। वहां पर जो है ये तालाबों के अंदर जब बहुत ज्यादा फैली हुई थी, तो इसके जो फूल थे बहुत सुंदर दिखाई देते थे। तो उन फूलों की सुंदरता के कारण जो है इसको जो है इंडिया के अंदर लाया गया और इंडिया के अंदर जो है तालाबों के अंदर इसको लगाया गया कि ये बहुत सुंदर फूल है, तालाब इससे अच्छे लगेंगे। लेकिन उसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा हो गई कि आज वो एक समस्या बनी हुई है। नहरों के अंदर, नदियों के अंदर जो है पुलों के नीचे जो है जगह जगह पर ये फंस जाती है और पानी को जो है बंद कर देती है, अवरोधित कर देती है, जिसके कारण जो है नहरें, नदियां जो है, जो नाले हैं वो पीछे टूट जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसी समस्या ना बढ़ जाए इसलिए जो ये संगरोध नियम जो है वो लागू किया गया है, संगरोध नियम बनाया गया या बिना अनुमति के किसी को भी पादप को इधर उधर नहीं ले जा सकते। तो ये कैलिफोर्निया के अंदर जो है लागू किया गया। उसके बाद बात करें फ्लोरिडा की। फ्लोरिडा के अंदर जो है इस रोग का उन्मूलन जो है एक विशेष ऐतिहासिक घटना है। क्यों है? क्योंकि फ्लोरिडा में इस रोग को खत्म करने के लिए जो है वहां पर जितने भी नींबू के जो है गार्डन थे, बाग थे, उन सभी को खत्म कर दिया गया। सभी को ही काट दिया गया था ताकि जो है ये पादप ही ना रहे, तो ये रोग भी नहीं रहेगा। ये एक विशेष जो है ऐतिहासिक घटना है फ्लोरिडा की। उसके बाद बात करें हम जो है इसके लक्षणों के बारे में। ये तो इसकी हिस्ट्री थी।
अब इसके लक्षण देखें कि इसके लक्षण जो है वो कैसे दिखाई देते हैं और पादप के किस किस भाग पर दिखाई देते हैं, तो इनकी बात करते हैं। तो लक्षण की बात करें तो लक्षण इसके जो है वो पत्तियों पर, टहनियों पर, पुरानी शाखाओं पर और फलों पर, कांटों पर, सभी पर जो है ये इसके जो लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले जो है जो रोगग्रस्त पत्ती होती है उस रोगग्रस्त पत्ती पर छोटे छोटे और गोलाकार आकार के जो है धब्बे दिखाई देते हैं। पत्ती की जो है निचली जो सतह पर होती है वहां पर सबसे पहले दिखाई देते हैं। पत्ती की निचली सतह पर छोटे छोटे गोलाकार जो है धब्बे दिखाई देते हैं जो कि जल सिक्त होते हैं, यानी पानी से भरे हुए होते हैं और उभरे हुए होते हैं। पानी से भरे हुए उभरे हुए दानों के समान जो ये दिखाई देते हैं, पीले भूरे रंग के शुरू के अंदर होते हैं। ठीक है, और इनके चारों ओर जो है इन धब्बों के चारों ओर जो है एक आभा मंडल भी दिखाई देता है पीले रंग का। जैसे सूरज के चारों ओर आभा मंडल होता है ना, उसका प्रकाश दिखाई देता है, वैसे ही इनके चारों ओर भी पीले रंग का एक आभा मंडल दिखाई देता है। और ये जो आपको बता दें कि पहले जो ये पत्ती की निचली सतह पर बनते हैं और धीरे धीरे जो है समय के साथ साथ ये वृद्धि करते हैं और पत्ती की ऊपरी सतह पर भी आ जाती है। ठीक है, अब जब ये समय के साथ साथ जो है ऊपरी सतह पर आ गए हैं तो ऊपरी सतह पर आने के बाद ये सफेद हो जाएंगे, सफेद होते हुए ग्रे कलर के हो जाते हैं। तो ग्रे कलर के जब ये हो जाएंगे दूसरे कलर के हो जाते हैं धब्बे ये, और मध्य में से ये खुरदरे हो जाते हैं, बीच में से थोड़ी तरह खुरदरे हो जाते हैं और रुक्ष हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं और कास्टिया हो जाते हैं, वुडी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये चेंज होते जाते हैं। अगर हम बात करें कि इन धब्बों की, तो ये इन धब्बों का जो आकार है वो 1 mm से लेकर के 1 सेंटीमीटर तक जो इनका आकार बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये जो धब्बे हैं ये धब्बे सभी जगह पर दिखाई देते हैं। इसके रोग के कारण जो है टहनियां हैं, शाखाएं हैं, वो सारी की सारी विषत हो जाती हैं, उन पर धब्बे दिखाई देते हैं और वो कमजोर हो जाती हैं। टहनियां कमजोर हो जाएंगी, इसकी पौधे को न्यूट्रिशन जो है वो भी प्रभावित होता है। और इसी प्रकार के धब्बे जो है वो फलों के ऊपर भी दिखाई देते हैं। जैसे धब्बे पत्तियों पर दिखाई दे रहे हैं, इसी प्रकार के धब्बे जो है वो फलों के ऊपर भी दिखाई देते हैं, जिनके ऊपर जो धब्बों के चारों ओर काले रंग का जो है आभामंडल सा दिखाई देता है। और इस धब्बों के कारण जो है उस फल की क्वालिटी जो है, गुणवत्ता वो कम हो जाती है और उसकी कीमत जो है वो कम हो जाती है। तो इससे बात जो है ज्यादा नुकसान जो है वो उस फसल उत्पादन में होता है। तो ये है इसके लक्षणों की बात कि किस तरह के लक्षण जो इसमें दिखाई देते हैं। उसके बाद बात करें हम इसके जो है रोगजनक की, इसका जो रोगजनक क्या है, किस के कारण ये रोग होता है। तो इसका जो रोगजनक है उसका नाम है ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्राई। ये इसके रोगजनक का नाम है जिसके कारण ये रोग होता है। तो इसको हम आगे देखते हैं। ओके, तो नींबू के कैंकर रोग का जो रोग कारक है ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्राई, इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है इसका ये। ठीक है, इस रोग का पता जो है ये जीवाणु जनित रोग। सबसे पहले जो है हसी नाम का एक साइंटिस्ट था 1915 के अंदर, इसने सबसे पहले बताया कि ये जो रोग है सिट्रस कैंकर्स रोग है ये एक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, और जिसको कि शुरू के अंदर प्रारंभ में उसको जो है ज़ैंथोमोनास सिट्राई नाम दिया गया, ज़ैंथोमोनास सिट्राई के कारण ये रोग होता है। लेकिन बाद में थोड़ी और स्टडी की और पता लगाया कि नहीं, ये ज़ैंथोमोनास सिट्राई के कारण नहीं हो रहा है, ये और जो है जीवाणु है जिसको जो है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस कहा जाता है, उसके कारण होता है। लेकिन आजकल ये माना जाता है कि ये रोग जो है वो ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्राई जीवाणु के कारण, इस रोग का जो अब रोग कारक माना जाता है वो ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्राई है। ये जीवाणु जनित रोग है। तो ये जो जीवाणु होता है वो छोटा और दंडाकार होता है, रॉड शेप्ड होता है और एकल कशाभिकीय होता है, यानी इसके एक सिरे पर ही कशाभिका पाया जाता है। ग्राम नेगेटिव होता है, यानी ग्राम स्टेनिंग ये नहीं लेता है, ग्राम नेगेटिव है और वायवीय प्रकृति का होता है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन करता है।
इसके साइज की बात करें तो इसका जो साइज है उसमें इसकी लंबाई जो है वो 1.5 से लेकर के 3 माइक्रोमीटर तक, और इसका जो चौड़ाई है वो 0.5 से लेकर के 1.5 माइक्रोमीटर तक इसकी चौड़ाई हो सकती है, क्योंकि इसका साइज है। तो ये है इस रोग कारक के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं इसके रोग चक्र की, कि इसका रोग चक्र, कि ये रोग कैसे फैलता है, एक पादप से दूसरे पादप के अंदर इसका साइकिल कैसे चलता है, कैसे ये स्प्रेड होता है, कैसे ये फैलता है। तो ये जो रोग है सिट्रस कैंकर्स रोग, ये रोग जो रोगग्रसित पौधा है उससे स्वस्थ पौधों के अंदर जो है वर्षा जल जो है उसके द्वारा, या वायु द्वारा, या फिर जो नींबू का जो लीफ माइनर कीट होते हैं उनके द्वारा संक्रमित पौधों से स्वस्थ पौधों के अंदर फैलता है। ठीक है, इस जो रोग है इसकी पुनरावृत्ति और इसका जो वितरण है वो वर्षा का जो जल होता है, वर्षा जल द्वारा, वायु द्वारा, या फिर जो नींबू का लीफ माइनर कीट होता है, इंसेक्ट होता है, उसके द्वारा संक्रमित पौधों से स्वस्थ पौधों के अंदर होता है। ये रोग जो है जो इसके अवशेष होते हैं, जो नींबू का पादप है उसके जो अवशेष हैं, जैसे सूखी पत्तियां हैं या टहनियां हैं, उन अवशेषों पर भी जीवित रहता है। ये जीवाणु इतनी आसानी से मरता नहीं है। और ये जो स्वस्थ पादप है उसके अंदर जो अगर कहीं पे उस पर घाव है तो उन घावों के द्वारा, या फिर उसके जो वातरंध्र होते हैं उन वातरंध्रों से उस स्वस्थ पौधे के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो उसके जो अंतराकोशिकीय स्थानों में पहुंच जाता है, और अंतराकोशिकीय स्थानों में पहुंच करके बहुत ही तेजी से गुणन करता है, बहुत तेजी से गुणन करता है। उसके बाद जो है ये कुछ परिस्थितियां हैं, जैसे देखें तो जो अधिक आर्द्रता होती है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, वो इसके लिए फेवरेबल है। और 20 से लेकर के 35 डिग्री जो टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के अंदर जो है बहुत ही तेजी से ये वृद्धि करता है, और बहुत तेजी से वृद्धि करके पादप के अंदर ये रोग उत्पन्न करता है। तो इस तरह से ये स्वस्थ पादप, जो संक्रमित पादप है उससे स्वस्थ पादप के अंदर फैल जाता है, हवा द्वारा या जल द्वारा या कीटों के द्वारा। तो ये एक रोगग्रस्त पौधे से स्वस्थ पौधे के अंदर पहुंच करके उसके अंदर भी रोग पैदा कर देता है। अब इस रोग स्वस्थ पौधों के अंदर पैदा करता है तो इसको हम किसी तरीके से रोक सकते हैं। तो यानी इसको हम एक ऐसा प्रबंधन किया जाए, ऐसी मैनेजमेंट किया जाए जिससे इसको रोक सके। तो हमारे पास 3 तरीके हैं इस रोग को रोकने के। 3 तरीके से हम इसको जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं। 3 मैनेजमेंट है। सबसे पहला मैनेजमेंट है इसका सस्य प्रबंधन, कल्चरल जिसको मैनेजमेंट कहा जाता है। दूसरा है जैविक प्रबंधन या बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कहते हैं इसको। और तीसरा है रासायनिक प्रबंधन यानी केमिकल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं सस्य प्रबंधन। इसका सस्य प्रबंधन कैसे करें, ठीक है। तो सस्य प्रबंधन में सबसे पहले जो भी संक्रमित पादप है उस संक्रमित पादप की कटाई छटाई करके उसके ऊपर जो है बॉर्डो मिक्स है उसका छिड़काव कर देना चाहिए। तो कटाई छटाई से जो है जो उसके अवशेष हैं, जो संक्रमित पादप हैं, जो संक्रमित भाग है पादप के, उनकी कटाई छटाई कर दे और उसके ऊपर बॉर्डो मिक्स है उसका छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद जो है देखिए तो जो उनके संक्रमित भाग है जो नीचे गिर गए हैं, अगर उसकी चाहे पत्तियां हैं चाहे टहनियां हैं, जो भी है उन सभी को इकट्ठा करके जला देना चाहिए ताकि वो जीवाणु जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है। उसके अलावा जो है जो हम पौधे लगा रहे हैं, हम जो है बाग लगा रहे हैं नींबू का, तो उसमें जो नर्सरी से पौधे लेके आ रहे हैं वो पौधे रोग रहित होने चाहिए। ये ना तो उनके अंदर पहले से ही रोग लगा हुआ है तो वो रोग तो आगे बना रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। तो हम जो रोग रहित जो पौधे हैं उनका इस्तेमाल करके, उनको लगा करके इस रोग से बच सकते हैं। और उसमें जो स्टॉक का उपयोग करते हैं, स्टॉक क्या होता है, जब भी हम प्लांट के अंदर ग्राफ्टिंग करते हैं तो ग्राफ्टिंग के लिए जो बेस वाला पार्ट लिया जाता है, जो जड़ युक्त भाग लिया जाता है, उसको स्टॉक कहते हैं। तो ऊपर तो हमने जो लगाएंगे, जो
कलम लगाएंगे ऊपर, जो सियोन लगाएंगे वो तो हमने हाई क्वालिटी का ले लिया, बढ़िया क्वालिटी का ले लिया, लेकिन नीचे जो स्टॉक है वो भी रोग रहित होना चाहिए, उसके अंदर भी कोई रोग नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखा देना चाहिए, ठीक है। अगली बात है कि तो नर्सरी जो है वो ऊंचे स्थानों पर लगानी चाहिए। ऊंचे स्थानों पर क्यों लगानी चाहिए? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर जो है लगाएंगे तो जो हवा है या वर्षा का जो जल है वो ऊपर की ओर नहीं आएगा, वो नीचे की ओर ही आएगा, ठीक है। तो इससे पहले हमने देखा ना कि वर्षा जल से और जो इंसेक्ट है और वायु से ये संक्रमित होते हैं। तो अगर नर्सरी ही संक्रमित हो गई है तो पौधे आगे स्वस्थ कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ सस्य प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, कल्चरल मैनेजमेंट, उसको करके हम इस रोग से बचाव कर सकते हैं कुछ हद तक। इसके बाद जो है जैविक प्रबंधन कर सकते हैं। जैविक प्रबंधन के अंदर जो है हम कुछ रोग प्रतिरोधी जो किस्में होती हैं उनका उपयोग करें। नींबू की जो रोग प्रतिरोधी किस्में जो है उनके अंदर सबसे पहले है जो कागजी नींबू है, इसको लगाना चाहिए, या फिर SN2 है, या शंकर 2 है, या शंकर 4 है। ये कुछ ऐसी रोग प्रतिरोधक किस्में हैं जिनके अंदर इस रोग का प्रकोप जो है वो नहीं होता या बहुत ही कम होता है, ठीक है। तीसरी बात करें रासायनिक प्रबंधन की, तो रासायनिक प्रबंधन के अंदर जो है बोर्डो जो होता है, बोर्डो मिश्रण, उसका 1% और जो लाइम सल्फर है उसका 0.2% जो है मिश्रण बना करके मिला करके उसको फल आने के बाद जो 3 महीने की अवधि के अंदर उसका जो है छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि जो का प्रकोप है उसको कम या कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा सस्य प्रबंधन है कि जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है, इसका जो 500 ppm है का घोल जो है वो नियमित जो है 15 दिन के अंतराल के अंदर छिड़काव करना चाहिए। उससे भी हम इस बीमारी के संक्रमण को रोक सकते हैं। तो इसका प्रबंधन है, इस प्रबंधन के द्वारा जो है इस रोग को हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं, ये इसको कम कर सकते हैं और जो उत्पादन है उसको बढ़ा सकते हैं, गुणवत्ता जो है उत्पाद की उसको बनाए रख सकते हैं, ओके। तो ये है नींबू का कैंकर रोग, उसके रोगजनक, उसका रोग चक्र है और उसका प्रबंधन, ओके। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9166664948। ओके, धन्यवाद।